नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ बी श्योर मीडिया पर। आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे जेनजी आंदोलन की, जिसने देश में भयंकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। 1997 से 2012 के बीच जन्मी यह युवा पीढ़ी, जिसे जेनजी कहा जाता है, अब सत्ता परिवर्तन की ताकत बन चुकी है। यह आंदोलन 4 सितंबर 2025 को तब शुरू हुआ जब सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसका कारण और प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा था। नेपाल में भ्रष्टाचार की दीवार इतनी मोटी हो चुकी थी कि जनता अब और सहन नहीं कर पा रही थी। प्रमुख घोटालों में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में 1400 करोड़, गिरिगिरी बांध में 54,000 करोड़, ओरिएंटल बैंक में 13,000 करोड़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 7,000 करोड़ का भ्रष्टाचार शामिल है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी के बीच नेताओं के बच्चों की विदेशी जश्न और खुशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। नेपो किड्स के नाम से ये युवा वर्ग चर्चा में आए, जिनकी लग्जरी जिंदगी नेपाल के युवा बेरोजगारों की हालत से बेहद विपरीत थी। देश के छात्र अपनी फीस भरने को मजबूर थे। कई युवाओं को नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा और कुछ यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भर्ती हुए। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। केवल चीनी ऐप टिकटॉक को बैन से मुक्त रखा गया। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना और सड़कों पर निकल आए। शुरू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें करीब 20 से 30 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। 8 सितंबर को बड़ी भीड़ ने संसद भवन पर हमला किया और आग लगा दी। इस भीड़ भाड़ में लगभग 13,000 कैदियों को जेल से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें अपराधी भी शामिल थे। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा होने के कारण भारत में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है। यह स्थिति भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती साबित हो सकती है। इस गहन राजनीतिक संकट के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। संसद भवन की आगजनी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी जलाई गई, जिसमें भ्रष्टाचार के कई अहम दस्तावेज नष्ट हो गए। नेपाल की सेना ने स्थिति नियंत्रित करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अभी नेपाल की राजनीतिक स्थिरता बनाना बड़ी चुनौती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे हामी नेपाल जैसे अमेरिकी और चीनी समर्थी एनजीओज का भी हाथ है। यह एक व्यापक राजनीतिक साजिश हो सकती है, जिसके जरिए दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नई सरकार के गठन के साथ ही 5 मार्च 2026 को आम चुनाव की तारीख भी तय कर दी है। यह चुनाव नेपाल की राजनीतिक स्थिरता के लिए निर्णायक माना जा रहा है। भारत के लिए नेपाल की अस्थिरता चिंता का विषय है। खुली सीमा, बढ़ती आपराधिक गतिविधियां और काला पानी लिपुलेख जैसे सीमा विवाद भारत के कूटनीति व सुरक्षा मुद्दों को और जटिल बना रहे हैं। भारत सरकार को अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नीति और सुरक्षा उपाय सख्त करने होंगे। अंतिम बात, नेपाल के लोगों ने दिखा दिया कि कोई भी युवा क्रांति जब जन संघर्ष बन जाए तो सत्ता की दीवार भी कभी कभी गिर सकती है। अब उम्मीद यही है कि शांति बहाल हो, नई सरकार जनता के विश्वास के साथ आए। भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा है, लेकिन यह क्रांति पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सबक है। करप्शन, बेरोजगारी और बाहरी हस्तक्षेप को रोकना जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को सुनना ही पड़ेगा। इस खबर के साथ यही समाप्त होती है हमारी रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मैं श्वेता सिंह, आप देख रहे थे बी श्योर मीडिया। धन्यवाद।